नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 19 फरवरी को बीजेपी ऐलान करेगी कि वो दिल्ली की कमान किसके हाथों में सौंपेगी। 19 को विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। फिर 20 फरवरी को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री का राज तिलक होगा। लेकिन अभी भी सीएम कौन होगा? 10 दिन बीत गए लेकिन हाथ खाली है। सस्पेंस बरकरार है। रामलीला मैदान पर जब बीजेपी का सीएम शपथ लेगा या लेंगी, इसी मैदान से केजरीवाल ने अपना सियासी सफर शुरू किया था। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलीला मैदान की साफ सफाई चल रही है, तैयारी चल रही है। अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़कर इसी रामलीला मैदान से आंदोलन किया था, अपनी पार्टी बना ली थी। लेकिन अब दिल्ली में भगवा परचम लहराएगा। वही सीएम के नाम के ऐलान में हो रही देरी पर आम आदमी पार्टी तंज कस रही है कि बीजेपी के पास एक भी ऐसा विधायक नहीं जिसे वो सीएम बना सके। अब दोनों दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है। ये चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जो संभावित हैं। हालांकि अगर इनमें से कोई ना हो, कोई तीसरा अलग ही बन जाए, तब भी हैरानी मत कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद बीजेपी के, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 8 फरवरी को नतीजे आए तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। ऐसा लगा कि 2-3 दिन में बीजेपी आलाकमान दिल्ली के नए सीएम का ऐलान कर देगा। लेकिन महाविजय के बावजूद अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन सवाल है कि सीएम कौन होगा। बीजेपी की ओर से संभावित सीएम के लिए कई नाम सुर्खियों में। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद। लेकिन ये सिर्फ कयास है। लेकिन मोदी के मन में कौन है? उधर मुख्यमंत्री के रूप में महिला चेहरा भी सामने आ सकता है। इनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय और नीलम पहलवान जैसी नेताओं के नामों की चर्चा हो रही है। अब आम आदमी पार्टी सीएम के नाम में देरी को लेकर तंज कस रही है। लेकिन ये भी सच है कि इससे पहले बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बम्पर जीत के बावजूद मुख्यमंत्री चुनने में काफी वक्त लेती रही है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। मुझे लगता है सुर्खियों में रहने की उनको ऐसी लत है कि वो कुछ भी कहीं पे भी कहने को तैयार हैं। ऐसी उनको क्या हड़बड़ी मच रही है, उनको क्या जल्दबाजी है? अब तक 10 साल जो आपने इतने वादे किए थे उसमें तो आपने कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है। यानी माना जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर बीजेपी नए सीएम के नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन संयोग देखिए, ये वही रामलीला मैदान है जहाँ कभी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के चेहरे पर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था और बाद में जनता की मांग बताकर आम आदमी पार्टी का ऐलान किया था। हमारे साथ एलन यादव हैं जो कि इस पूरे काम को देख रहे हैं। ये बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके के मंच तैयार किए जाएंगे? सर, मंच जो है ना अभी लगाना जो है शुरू करेंगे। बाकी बाउंड्री वॉल है, 15 से 20 हजार लोगों की इसमें अभी जो है अभी फाइनलाइज नहीं है। वैसे सोफा चेयर वगैरह 15 से 20 हजार अभी तक है। बाकी मंच होंगे? मंच अभी फाइनलाइज 3 ही बोले गए हैं। लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें भव्य और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के मेहमानों के नाम से लेकर सारे इंतजाम पर विस्तार से चर्चा हो रही है। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली में नई सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। मंच पर 100 से 150 मेहमान तक हो सकते हैं। वहीं आम लोगों के बैठने के लिए 30,000 कुर्सियां लगाने की बात सामने आ रही है। उधर शपथ ग्रहण समारोह में भले ही देरी हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार गठन से पहले ही एक्शन में नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन यमुना की सफाई को लेकर हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना सफाई अभियान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद गाद हटाने और खर पतवार की कटाई के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। ये सब गाद यहाँ से हटनी जरूरी है, तभी स्मेल जाएगी। तो ये जो अभी जितने सॉलिड वेस्ट हैं, अब उस कॉर्नर पे अगर आप देखें तो लोगों ने अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल चुपके से रात को आके यमुना के अंदर डंप कर जाते हैं। तो इन सब को उठाना है, रोकने का भी प्रयास करना है, जनता को भी जागरूक करना है। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 3 साल की योजना पर काम किया जा रहा है। यमुना की सफाई का काम ट्रैश स्ट्रीमर,
खरपतवार हार्वेस्टर और ड्रेजर से शुरू हो गया है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं वासुदेव घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि पीछे मशीन्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। यहां पर स्किमर्स लगाए गए हैं, वीड हार्वेस्टर्स हैं, तमाम आधुनिक उपकरण यहां पर लगाए गए हैं जिनके जरिए यमुना की सफाई को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकारा कि वो जो वादा यमुना को लेकर किया गया था उसे पूरा नहीं कर पाए और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। एलजीवी सक्सेना ने शनिवार को मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से मुलाकात कर उन्हें यमुना की सफाई का काम शुरू करने के निर्देश दिए। यमुना की सफाई के लिए बड़े स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। इसमें नदी की धारा से कचरा और गाद निकालना, नजफगढ़ नाले के साथ दूसरे नालों को यमुना में गिरने से रोकना, दूसरे प्रमुख नालों में एक साथ सफाई अभियान चलाना जैसे काम शामिल है। दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। चाहे 15 साल कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे 11 साल आम आदमी पार्टी का शासन रहा हो, इन्होंने यमुना को गंदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार बनने के बाद एलजी साहब ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। 3 साल में यमुना ऐसी साफ होगी, निर्मल होगी कि लोग उसका लुत्फ उठा सकेंगे। बीजेपी नेता भी यमुना की सफाई को लेकर मिशन मोड में जुट गए हैं। 8 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की जीत के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यमुना को प्रदूषण मुक्त करने और यहां यमुना रिवर फ्रंट बनाने की गारंटी दी थी। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। वहीं अब यमुना के घाटों पर शाम को नियमित रूप से आरती होने लगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। यमुना पर सियासत होना नई बात नहीं है, लेकिन अब दिल्ली वालों को लग रहा है कि 5 साल के अंदर बीजेपी की नई सरकार यमुना रिवर फ्रंट बनाकर दिल्ली को सौगात दे सकती है। आज तक ब्यूरो। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार दिखा दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के, कुलदीप कुमार पक्ष रखेंगे आम आदमी पार्टी के, अभी चुनकर विधायक आए हैं कोंडली से, स्वागत है आपका। और आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। लेकिन कहते हैं वर्तमान को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना चाहिए, तो कुछ पन्ने आपके साथ पलटते हैं। दिल्ली में 1993 से अब तक 6 लोगों ने 10 बार सीएम पद की शपथ ली है। शीला दीक्षित ने 3 बार राजनिवास में ही शपथ ली थी। अरविंद केजरीवाल ने 3 बार रामलीला मैदान में शपथ ली। याद होगा आपको, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, एक गाना भी गाया था उन्होंने। मदन लाल खुराना जिन्होंने राजनिवास, साहिब सिंह वर्मा जिन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में, अगर आप देखिए सार्वजनिक रूप से तो बीजेपी के सीएम होते हुए साहिब सिंह वर्मा थे जिन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में लिया, वरना ज्यादातर जो है वो सभी, चाहे वो सुषमा स्वराज रही हो या इससे पहले मदन लाल खुराना, सबने राजनिवास में ही शपथ ली थी और आतिशी ने भी राजनिवास में ही शपथ ली। अब जो संभावित है उनके नाम दिखाते हैं और फिर एक बार टॉस करेंगे सुधांशु जी की तरफ। सबसे पहले आशीष सूद का नाम आ रहा है चेहरे, जनकपुरी से पहली बार के विधायक है, करीब 20% पंजाबी वोटर्स पर नजर है। 2027 के पंजाब चुनाव पर भी नजर आप मान सकते हैं इसको, लेकिन 2027 के चुनाव पर बीजेपी पंजाब को लेकर कितना उत्साहित होगी मुश्किल है कहना। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक, 46% महिला वोटर्स पर नजर है और 7% जो बीजेपी के कोर वैश्य वोटर्स हैं उन पर भी एक तरह से नजर रहेगी अगर ये बनती है। कपिल मिश्रा करावल नगर से 2 बार के विधायक, 30% पूर्वांचली, 13% ब्राह्मणों पर नजर। आने वाले बिहार चुनाव में फायदा हो सकता है पूर्वांचली को चुनने का। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से 30 बार विधायक, 7% बीजेपी के, माफ कीजिएगा, जो बीजेपी के कोर वैश्य वोटर्स हैं उन पर नजर है। संगठन के मजबूत चेहरे पर दाव, प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद, दूसरी बार विधायक, करीब 8% जाट वोटर्स। हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फायदा हो सकता है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से पहली बार विधायक बने हैं। 13% बीजेपी के कोर ब्राह्मण वोटर्स पर नजर। संगठन के मजबूत चेहरे पर दाव, लेकिन पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तब कुछ नहीं हो पाया था बीजेपी का। रविंद्र सिंह बवाना से पहली बार विधायक, 16% दलितों पर नजर है। देश में कोई भी दलित सीएम अभी नहीं है। वैसे अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी को छोड़कर कोई महिला सीएम भी नहीं है इस वक्त। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो शिखा राय भी बन सकती है। ग्रेटर कैलाश की पहली बार विधायक है, करीब 20% पंजाबी वोटर्स के लिए दाव और 46% महिला वोटर्स पर नजर। पवन शर्मा उत्तम नगर से हैं, पहली बार, माफ कीजिएगा दूसरी बार ये मुझे लगता है। अगला चेहरा दिखाइए।
पवन शर्मा दूसरी बार विधायक है और 13% जो कोर ब्राह्मण वोटर्स हैं संगठन के भी मजबूत चेहरे पर दाव। सुधांशु जी देखिए, अब जितनों का मैं पूरा रिज्यूमे बायोडेटा निकाल सकती थी मैंने निकाल लिया जो संभावित नाम है। अब तो दिन करीब आ रहा है, मतलब एक महिला सीएम पर क्या बीजेपी दाव लगाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी को छोड़कर कोई है नहीं, सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो क्यों नहीं 4 विधायक आपकी महिला चुनकर आई हैं। और दूसरा सवाल का जवाब दीजिएगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर अभी एलजी काम कर पा रहे हैं, यमुना की सफाई या अन्य काम, तो इससे पहले राजनीति कर रहे थे, या तो खुद करते नहीं थे या उनको करने नहीं देते थे। दोनों पर जवाब। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। आम आदमी पार्टी का यह आरोप कि एलजी अभी काम कर पा रहे हैं तो उस समय क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कारण क्या है कि जो स्पीड ब्रेकर था वो स्पीड ब्रेकर ध्वस्त हो गया है। अब स्पीड ब्रेकर को समझ में आ गया कि स्पीड ब्रेकर लगाने की क्षमता नहीं रह गई। ये ठीक है, टेक्निकली वो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, तो ये इससे बहुत साफ हो जाता है कि जिस समय इनकी सरकार थी उस समय इन्होंने ईमानदारी से कार्य करने की बजाय लड़ाई लड़ने और गतिरोध उत्पन्न करने में अधिक रुचि ली। क्योंकि शुरू में इनका कुछ विचार एम्बिशन बहुत बड़ा हो गया था। इनको लगा था कि दिल्ली को तो हम केवल एक आधार बनाएंगे और इसके आधार पर पूरे देश में अपना वातावरण बना लेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि उस मानसिकता से वो बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए हर मुद्दे के ऊपर सिर्फ टकराव और विकास की बजाय, किसी समाधान की बजाय इन्होंने घमासान की राजनीति को प्रश्रय दिया। और अब खैर वो विषय समाप्त हो गया है, दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। मेरा कहना है कि अब जो आपने अगला प्रश्न किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने सबका बायोडाटा पढ़ लिया। हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही सतर्कता के साथ, सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करता है और सभी विधायक आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मत रूप से एक निर्णय लेंगे। और आप देखिएगा कि दिल्ली को एक बहुत समर्पित, निष्ठावान और मेहनती मुख्यमंत्री मिलेगा और वह उस प्रकार का कार्य करेगा जो उभरते हुए विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जैसा विकास दिखना चाहिए, हाँ, उस गौरव के अनुरूप वह कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुलदीप जी, अब आप मोर्चा संभालिए अपनी पार्टी की तरफ से। पहले तो ये बताइए कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं गए विधायक जी, और दूसरा, आप अगर समाधान की जगह मतलब लड़ाई वाली पॉलिटिक्स चुनेंगे, शीला दीक्षित भी थी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लोग मतलब अगर इस तरह की लड़ाई करेंगे तो फिर सहयोग की बात कहां से निकलेगी? कुलदीप जी, विधायक जी। हाँ अंजना जी, आवाज आ रही है? मुझे कॉल कट गया था। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं गए विधायक जी, और फिर उसके बाद कि अगर आप लड़ाई वाली है, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी कि समाधान नहीं लड़ाई वाली पॉलिटिक्स आप लोग करते थे, तो कैसे काम होता? स्पीड ब्रेकर हट गया कह रहे हैं। अंजना जी अभी तो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही सरफटोबल चल रहा है। आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। हमें तो उम्मीद थी कि 8 से 9 तारीख को दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, दिल्ली को कैबिनेट मिल जाएगी, लेकिन आज इतने दिन होने के बाद भी फिर कहने लगे मोदी जी आएंगे तब मुख्यमंत्री तय होगा। अब तो मोदी जी भी आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक दिल्ली की जनता को ना कैबिनेट मिली, ना दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री मिला। सर फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी में पूरा चल रहा है और दिल्ली की जनता को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता के कामों में देरी हो रही है, कैबिनेट बनने में देरी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रहे हैं कि हमने यमुना आरती करवा दी, हमने क्लीनिंग करवा दी, अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना। इसका मतलब यह है कि एलजी साहब करवा रहे हैं। एलजी साहब पहले करवा सकते थे, वो करवा नहीं देते जानबूझ के। यानी कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनकी ये बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा अब वो कठपुतली होगा, जो दिल्ली को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे, तो इनके पास जवाब नहीं है। और हमें तो दिल्ली की जनता ने अगर विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, हम दिल्ली की जनता के लिए विपक्ष में बैठेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का, वो पहली कैबिनेट की मीटिंग जल्दी हो और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। हमारे दिल्ली के परिवारों को, चल रहा है और अभी आपके परिवारों को भी सिलेंडर फ्री मिलने की सीएम बने नहीं है, सीएम बने नहीं है, एलजी साहब ही करा रहे हैं। एलजी साहब पहले भी करा सकते थे, आपने अपनी पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली में काम नहीं होने दिया। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है,
वो उस बारे में तो मैं कह चुका हूं। जहां तक ये सिर्फ टॉवल की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ तो सिर कौन था यही समझ में नहीं आता था। ये भारत के इतिहास की अनोखी पार्टी थी, एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल जाने पर कुर्सी नहीं छोड़ी, और उसके बाद कितना विचित्र नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया कि जेल से बाहर आके कुर्सी छोड़ी। और तीसरा कितना मजेदार काम किया कि इन्होंने कहा इनके अनुसार आरोप झूठे थे, इसलिए मुख्यमंत्री को जेल में रहते हुए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, मगर उसी आरोप में मनीष सिसोदिया जेल में थे, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत थी। यानी मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम था और उप मुख्यमंत्री के अलग। कितनी बेहतरीन, सिर्फ फुटअव्वल नहीं, कितनी बेहतरीन मान मनअव्वल थी, ये समझा जा सकता था। और उसके बाद जब आपको मुख्यमंत्री का पद देने की बात आई, वैसे वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, आप किसी को भी दे सकते थे, पर जहां घोषित उप मुख्यमंत्री हो वहां उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये थोड़ी सी असहज बात लगती है। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता नहीं बनेंगे। खैर, उसके बाद वो एक अलग विषय है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारे यहाँ बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ऐसी ही चंद बातें कहकर आप सुकून प्राप्त करने का प्रयास पूर्व में भी अनेक प्रांतों में करते रहे, परंतु उसके बाद भी उसका किसी भी प्रकार का कोई आपको बाद में सुकून हासिल करने का मौका नहीं मिला। अब रही बात इसकी कि जो आपने ये कहा है कि जनता ने आपको विपक्ष में रहने का अवसर दिया है, तो मुझे लगता है जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है। जैसा कि अभी अंजना जी ने पहले कहा था, 93 से 98 हमारी सरकार रही, 5 साल में 4.5 साल केंद्र में विपक्ष की सरकार थी, परंतु इस जंग की लड़ाई देखने को नहीं मिली। शीला जी 15 साल रही, जिसमें 6 साल केंद्र में हमारी सरकार रही। इसलिए ईमानदारी से काम करना हो, और आप बाकी तो छोड़ दीजिए, आप हम क्या कह रहे हैं वो विषय छोड़ दिए। आपके बारे में अन्ना हजारे जी बोल चुके हैं, अब बाकी तो कोई बोलने का स्कोप ही नहीं रह सकता। जहां से आपको प्रेरणा पुरुष, पितृ पुरुष या जो भी आप कहेंगे, जब उन्होंने आपका चरित्र चित्रण करके जनता के सामने रख दिया, तो मुझे लगता है इसके बाद बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। अच्छा, लेकिन सुधांशु जी सब कह रहे हैं कि इतना लेट हो रहा है, मतलब पक्का सरप्राइज आने वाला है। ये जो हम लोग गोल गोल करके चेहरे दिखा रहे हैं, उनमें से कोई सीएम नहीं बनेगा, ऐसा है क्या? एक सेकंड, अंजना जी, सुधांशु जी देखिए, मैं बताता हूँ। अंजना जी, लेट हो रहा है, मतलब पक्का सरप्राइज। आप लोगों को सरप्राइज इसलिए लगता है? नहीं सरप्राइज, अरे बिल्कुल वो पक्का निष्ठावान कार्यकर्ता होगा। सरप्राइज तो उसे कहते हैं कि गुजराल साहब को बुलाया नहीं गया था मीटिंग में, वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठे हुए थे और उनके पास फोन जाता है जी साहब आप प्रधानमंत्री जी बन गए। सरप्राइज उसे कहते हैं कि 2 साल पहले सांसद बने थे राजीव गांधी जी और अचानक वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सरप्राइज उसे कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव संन्यास ले लिए थे और सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, चुनाव भी नहीं लड़े थे, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और बाकी तो वो इतिहास की बार बार हम बता चुके। सरप्राइज उसे कहते हैं कि प्रदेश कार्य समितियों में 0 वोट मिलता है और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ सरप्राइज नहीं, यहाँ तो बिल्कुल साफ दिखता था क्या हो रहा है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है और ईमानदारी से मेहनत काम करके। आपने सारे मुख्यमंत्रियों का काम जिस प्रकार देखा होगा, दिल्ली में भी उसी के अनुरूप काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुलदीप जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार आलोक जी भी बोल ले, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी, वादा है। बीजेपी से जवाब लेने के पहले आप ही के पास आऊंगी। आलोक जी की भी बारी है, क्योंकि उनके नेताओं के नाम लिए। और देखिए ना आलोक जी, फिर जिस पर फैसला होता है, आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र से तय हो जाता है यहाँ पर नाम, लेकिन ये हर जगह हर पार्टी में लगभग यही है। लेकिन यहाँ पर तो जिसका नाम तय होता है फिर वो चुपचाप काम करता रहता है। लेकिन आप जहां जहां नाम घोषित भी करते हैं, जैसे आपने गहलोत साहब का किया तो वहां सचिन पायलट जी नाराज हो गए, वहां पर कमलनाथ का किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए, वहां पर बघेल साहब का किया तो टीएस सिंहदेव नाराज हो गए, हिमाचल में सुक्खू साहब का किया विक्रमादित्य नाराज थे, वहां पर आपको एचडी देवेगौड़ा का भी सामना करना पड़ रहा है सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक में। तो कैसे संभालेंगे? और वो कह रहे हैं कि अपने टाइम से हम लोग घोषित करेंगे और जो बनेगा वो परिश्रमी होगा। देखिए, मुझे लगता है कि 5 साल का इतिहास 93 से 98 का ही उठाकर देख लें। 2 लोग बदले थे, 3 मुख्यमंत्री रहे इनके, और वो हवाला डायरी और जैन डायरी और तमाम चीजें उस समय पर चली थी। तो किस तरह के लोग बनाए थे पहले, वो देश ने देखा था। और यही कारण है कि 91 के बाद बीजेपी को इस बार दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है। असम में इनको 40-42 दिन लगे थे मंत्रिमंडल बनाने में। राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी कई हफ्ते लगे थे। और ये कह रहे हैं साहब वो बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता होगा। हेमंत बिश्व शर्मा भी इन्हीं का कर्मठ कार्यकर्ता था, जिसके खिलाफ ये सीडी लेकर आए थे कि ये भ्रष्टाचारी है, महाभ्रष्टाचारी है, और फिर उसको सीएम बनाया था उन्होंने। तो सरप्राइज कौन कहां देता है वो तो पूरा देश देखता है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 10 साल के करीब जेल में रहे, 10 साल से भी ज्यादा, उनके लिए कह रहे हैं कि साहब वो सरप्राइज थे। मतलब जिस व्यक्ति ने 10 साल तक जेल में अपना जीवन बिताया हो, सब कुछ छोड़ के स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा हो, लड़ाई लड़ी हो, वो इनके लिए सरप्राइज है। इनके लिए तो वास्तव में जो आरएसएस के लोग जो भर्ती करा रहे थे, शायद उनमें से ही बनना चाहिए था। या जो आप अंजना जी आपने नाम गिनाए, टीएस सिंहदेव साहब भी डिप्टी सीएम रहे, डीके शिव कुमार जी भी डिप्टी सीएम हैं, आप सचिन पायलट जी की बात कर रहे थे, सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों रहे, क्या नहीं रहे दोनों अशोक गहलोत जी के साथ? तो तमाम ऐसे मौके आते हैं, लेकिन क्या यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बार आया कि डिप्टी सीएम होगा? क्या यहां पर किसी ने विधायक दल की बैठक देखी थी उत्तर प्रदेश में जब योगी जी बने थे? हमें तो पता चला था कोई लखनऊ में गेस्ट हाउस था, उसके फर्स्ट फ्लोर पे वेंकैया नायडू जी बैठे थे जाकर काफी देर तक। खैर वो एक अलग विषय है। बात आज की ये है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा है और कर्मठ कार्यकर्ता बनना ही है, तो फिर 10 दिन क्यों लग रहे हैं? 10 दिन तक दिल्ली बिना कैबिनेट के, बिना मंत्रिमंडल के, बिना सीएम के क्यों है? और ये तो दिल्ली की सरकार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसमें बाहर के भी जो तमाम क्षेत्र जुड़े रहते हैं उनका भी प्रावधान किसी ना किसी रूप में रहता है। अब बात आती है यमुना जी की। बहुत अच्छी बात है, अगर यमुना जी साफ होंगी तो सब जाएंगे। तो गोमती माँ तो साफ हो ही गई होंगी लखनऊ में, तापी रिवर जो सूरत के किनारे है वो भी साफ हो गई होंगी, और माँ गंगा भी बिल्कुल पूरी तरह से साफ होंगी। और यमुना को साफ करने में केंद्र शासित प्रदेश है, किसी ने बीजेपी को नहीं रोका था, इन एलजी साहब को भी नहीं रोका था, जो आज अब बाहें फैलाकर यहाँ पर यमुना जी की साफ करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा यह है कि हमारी सरकार होगी तो हम साफ करेंगे, सरकार नहीं होगी तो हम गंदी पड़ी रहने देंगे। तो ये दोगला जो व्यवहार है दिल्ली के साथ, ये बीजेपी हमेशा से करती आई है। अब हम पूर्ण राज्य के दर्जे की भी बात कर लें, इन्होंने तमाम राज्यों में कहा कि मैनिफेस्टोज में कहा कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा, अब तो केंद्र में भी दिल्ली में भी आप ही की सरकार है, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या आपने अपने कभी मैनिफेस्टो में रखा था कि नहीं रखा था? और जब सीएम के 11 चेहरे आज तक के पास हैं तो इनको कहना चाहिए भाई ये है। लेकिन सुधांशु जी जाते जाते ना आज तक पे बैठते बैठते की पर्ची भूल गए मेरे पास। खबर इस वक्त आ रही है, जरा आपको रोक रहे हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने के लिए बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये बैठक है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर चर्चा। राजीव कुमार के कार्यकाल खत्म होने की वजह से अब ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह बैठक में शामिल हैं। कल राजीव कुमार सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, और ऐसे में आज बैठक करके नाम पर अंतिम फैसला लिया जा रहा है। जल्दी से एकदम 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उसका जवाब लेती हूं जल्दी से। आलोक जी जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि अब दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, कैबिनेट चाहिए जो दिल्ली के लिए काम कर सके। बीजेपी को इसमें बिल्कुल किसी भी सूरत में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक, फटाफट शपथ ग्रहण हो और तमाम जो आपने वायदे घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को पूरा कीजिए आप दिल्ली की जनता के लिए। ठीक है, सुधांशु जी से इसका जवाब लेंगे। कुलदीप जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। और विधायक जी, आपने बताया ही नहीं कि यमुना जी की आरती में गए कि नहीं विधायक जी? हम तो 2017 में भी गए थे। अच्छा, हम तो 2018 में भी गए थे यमुना जी की आरती में। शुरुआती हमने की थी यमुना जी की आरती की, दिखावा नहीं किया हम लोगों ने। अंजना जी मेरी बात, 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार रही, वो सरकार दिल्ली को लूट खसोट की सरकार थी। 3 मुख्यमंत्री बदले। मैं चाहता हूं कम से कम ऐसा दोबारा न दोहराए, क्योंकि उसके बाद 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई थी, और मुझे लगता है अब की बार फिर ये लूट खसोट सरकार बनेगी तो फिर ये 28-27 साल बाद दोबारा दिल्ली के अंदर आएंगे। पहली बात ये, इन्होंने कहा वरिष्ठता के आधार पर आतिशी जी को नहीं बनाया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे, यहां पे बैठे सुधांशु जी, आप वरिष्ठता के आधार पर बनाएंगे तो मोहन सिंह बिष्ट जी आपके सबसे वरिष्ठ हैं, उनको बनाने जा रहे हैं क्या, या किसको बनाने जा रहे हैं? नाम का खुलासा कीजिए। आप वरिष्ठ के आधार पर किसको बनाने जा रहे हैं, या स्टेम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? आप ये तय कीजिए कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वरिष्ठ के आधार पर बनाएंगे तो क्या आपकी कैबिनेट वरिष्ठम के आधार पर होगी दिल्ली के अंदर? अब की बार जो 8-8 बार के विधायक रहे हैं, 4-4 बार के विधायक रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, किसको कैबिनेट में जाए, खुलासा कीजिए। तो ये जो झूठ की राजनीति आप लोग करते हो, ये जो लड़ाई झगड़े की राजनीति करते हो, इससे दिल्ली के लोग ऊब चुके हैं। अब आपको मौका दिया, दिल्ली के लोगों के लिए काम कीजिए।
कैबिनेट बनाइए जो वादे दिल्ली के लोगों से आपने अब किए। अपनी ही ना सरकार आपके के पहले खिलाफ बोल मुख्यमंत्री रहे का हैं चेहरा था कि लोग और ना उब आज गए आपके हैं। पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। हमने कुलदीप जी, पहले आप कहा अपनी था। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लोग उब गए, लोग उब गए, तभी तो जाकर उधर सुधांशु जी की पार्टी को वोट दे दिया। लेकिन सुधांशु जी, आपके सामने कुछ नंबर्स रखती हूँ कि ये सीएम घोषित करने में देरी क्यों। 2024 में ओडिशा में सीएम का नाम घोषित करने में आपको 7 दिन लगे थे। राजस्थान में सीएम का नाम 2023 में घोषित करने में फिर 9 दिन लगे, और एमपी में 8 दिन, छत्तीसगढ़ में 7 दिन लगे। ये देखिए, राजस्थान में 9वें दिन, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम पर मुहर 8वें दिन को लगी, 7वें दिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बने। और ऐसे ही अगर आप देखिए तो हिमाचल में जयराम ठाकुर जब बने थे, अभी तो सुक्खू साहब है, तब 6ठे दिन, और 2017 की बात है ये, हिमाचल में 6 दिन लगे थे। महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम घोषित होने में आपको 9 दिन लगे थे, और 7वें दिन योगी आदित्यनाथ का नाम रख दिया गया था। लेकिन ऐसे ही उद्धव ठाकरे के नाम पर भी मुहर लगने में, अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र में बहुत वक्त लगा था, और उस वक्त मुझे लगता है लगभग 20-25 दिन से ज्यादा का वक्त लगा था, लगभग 1 महीना से ज्यादा का वक्त लगा था, 30 दिन से ज्यादा। अगर वो भी है हमारे पास ग्राफिक्स तो दिखाना चाहिए। अब सुधांशु जी जवाब दीजिए। और दिल्ली, जिसमें आप देख रहे हैं कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना घटी, फिर हॉस्पिटल पहुंचे एलजी, तमाम मुद्दे हैं। आप लोग यही कहते थे ना कि जेल से सीएम बने हुए हैं, दिल्ली की जनता को कोई नहीं देखने वाला है, तो ये देरी क्यों? देखिए, जो बात आपने दिनों की कही 7, 8, 9, तो इसमें एक ये भी यथार्थ है कि भाई हमारे जो मुखिया हैं परिवार के, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस बीच में 4 दिन की विदेश यात्रा पे गए हुए थे, और वो कितना इंपॉर्टेंट था कि वर्ल्ड की एआई समिट को को चेयर भारत कर रहा था। ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सह अध्यक्षता भारत कर रहा था। और अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वो चौथे राष्ट्रीय प्रमुख हैं जिनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की, और इससे पहले जिन 3 के साथ अमेरिका ने की वो तो ब्रिटेन, इजराइल और जापान उनके क्लोजेस्ट एलाई हैं। तो आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय था जिसका समाधान जिसके बारे में वो पहले से प्री डिसाइडेड था, वह कार्य करना महत्वपूर्ण था। उसके बाद आकर यहां पर कार्य किया जाएगा, इसमें कौन सी कोई मुझे नहीं लगता। मगर मजे की बात देखिए अंजना जी, इन 8-9 दिनों में भगवान ने क्या गति दिखाई है, कैसी रंगत बदली। आलोक जी मात्र 8 दिन पहले तो जमुना के लिए दोष देते थे आम आदमी पार्टी को, अब अचानक भाजपा के लिए दोष देने लगे। और मजे की बात देखिए कि आम आदमी पार्टी कुछ समय पहले तक जब इनके ऊपर आरोप लगाती थी, अब दोनों का आरोप हमारे ऊपर हो गया। यानी ये एक बार फिर इन केवल 1 हफ्ते ने रंगत बदलते हुए दिखा दिया कि ये पार्टियां कब तोला कब माशा हो जाएंगी, कब किसी से वादा करेंगी और कब किसी से वादा खिलाफी कर जाएंगी, कब किसी के साथ मोहब्बत करेंगी और कब किसी को छोड़ देंगी। ऐसा बदलता हुआ चरित्र जो था उसका एक झलक पुनः दिख गई। और मैं कुलदीप जी को बताना चाहता हूं, आपने कहा 93 की सरकार, तो आपको याद होना चाहिए हमारे पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी, किस आधार पे छोड़े थे पार्टी कुर्सी, जो आप कहते हैं आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए। जैन हवाला के मामले में, जिसमें बाद में कोर्ट से पूरी तरह बरी हुए, और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूरी तरह निराधार बातें हैं कि कोई अपनी प्राइवेट डायरी में किसी का भी नाम लिख लेगा तो इस आधार पर। मगर शुचिता के उच्चतम मानदंडों को रखते हुए खुराना साहब ने इस्तीफा दिया था। एक वो सीएम थे जिन्होंने केवल आरोप लगने पर इस्तीफा दिया था, एक ये सीएम है कि जलवा में जाने के बाद इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। इसलिए जब आप हमारी सरकारों और अपनी सरकारों की तुलना करें तो बहुत सोच विचार करके आपको तुलना करना चाहिए। और मैंने वरिष्ठता की बात इसलिए नहीं कही थी, मैंने कहा था अगर डिप्टी सीएम डिजिग्नेटेड था तो डिप्टी सीएम को क्यों नहीं दिया, ये अपने आप में सोच करने का विषय है। और चलो नहीं दिया अलग बात है, डिप्टी सीएम को जेल भेज दिया उसी आरोप में और खुद कह दिया जेल में जाने के बाद मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये मैंने प्रश्न पूछा था कि भाई वो केजरीवाल जी के लिए अलग नियम और उसी बात पे, और मनीष सिसोदिया के लिए अलग नियम कैसे हो गया था, मतलब कानून की 2 अलग अलग व्याख्याएं कैसे हो गई थी। इसी वजह से के आधार पे मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार डूब नहीं गए थे, पक गए थे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर सीएम ये कह रहा है कि आरोप गलत है इसलिए मुझे इस्तीफा नहीं देना है, तो उसी आरोप में डिप्टी सीएम को इस्तीफा क्यों देना है, ये बताइए भाई। सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं। कितना इसका कोई जवाब है क्या कुलदीप जी? हाँ बिल्कुल है। क्या? उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया, मनीष सिसोदिया जी ने। अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप झूठे थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जब वो जेल से आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, उसके बाद दिल्ली की जनता की अदालत में गए और उन्होंने बेल दिया।
उन्होंने बेल दिया, हाँ झूठे थे, मनीष सिसोदिया पे झूठे सच्चे थे, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें क्या है? उनके व्यक्तिगत निर्णय था, उन्होंने दिया, उसमें क्या है? इस्तीफा क्या है? और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया जेल से आने के बाद, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। और मैं तो कहना चाहता हूं, पहले बताइए, आप वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं दिल्ली में अब की बार, पहले जवाब दीजिए। सुधांशु जी, वरिष्ठता के आधार पर सीनियरिटी लेके ऐसे उसमें क्या था? तो तकिया कलाम बनने वाली लाइन है वैसे आज जो दी है कुलदीप कुमार जी ने, उन्होंने दे दिया, उनका निजी फैसला था इस्तीफा देना, उसमें क्या है? इनका नहीं था, नहीं दिया, उसमें क्या है? चलिए कुलदीप जी सुनिए, मुझे अंजना जी, वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए हैं। अब पहले ये बोल गए, ऊब गए, अब देखिए क्या बोल गए कुलदीप जी। उन्होंने कहा कि मनीष जी का व्यक्तिगत निर्णय था और केजरीवाल जी का ये व्यक्तिगत निर्णय था कि इस्तीफा नहीं देना। मतलब आपने साफ कर दिया कि व्यक्तिगत मानदंडों में, नैतिक मानदंडों में मनीष सिसोदिया जी ऊंचे मानदंड का पालन कर रहे थे कि इस्तीफा दे देंगे, मगर मनीष सिसोदिया इतने क्यों अच्छे लग रहे हैं आजकल? सुधांशु जी, सुधांशु जी, आपको मनीष सिसोदिया इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? उनकी चिंता क्यों होने लगी? अरविंद केजरीवाल जी ने, अंजना जी सुनिए तो, बेल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से पूरी बात तो सुनिए, अभी आपको आ गए, सुनिए, बारी बारी से आलोक जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। परेशान है भाई, काय परेशान है? अरे पहले ये तो बताइए, आप वरिष्ठ के आधार पर मुख्यमंत्री बना रहे हैं दिल्ली में, किसको बना रहे बताइए? लालू प्रसाद यादव जी दीजिए पहले, जो लालू प्रसाद यादव जी किए थे। और वरिष्ठता वाली बात पे फिर देखिए ज्यादा बोल गए। मैं वरिष्ठता की बात नहीं कर रहा हूँ, वरिष्ठता होती तो केजरीवाल जी सीएम नहीं बनते। मैं तो कह रहा हूँ जब डिजिग्नेटेड डिप्टी सीएम रखते हैं जिसके डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया जाता है ना कि सीएम की अनुपस्थिति में काम देखेगा, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम देखेगा। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये आप संविधान का कौन सा लड्डू बनाते थे, ये कौन सा चूरन बनाते थे कि जब जिस चीज को चाहते थे अपने हिसाब से तय कर देते थे कि अब केजरीवाल जी के लिए नियम ये होगा, दूसरे के लिए नियम ये होगा, और डिप्टी सीएम भले ही होगा मगर वो काम सीएम का वो नहीं देखेगा, कोई और देखेगा। इसीलिए हम आपसे सिर्फ हमने सिंपल सी बात का नियम तो सेम है ना, बता दिए दोनों के लिए तो 75 साल के बाद और वो मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री ने आरोप लगते इस्तीफा दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं दिया। जो मुरली मनोहर जोशी जी पे एप्लीकेबल हुआ था वो प्रधानमंत्री जी पे होगा नहीं होगा बताओ? जो मुरली मनोहर जोशी जी पे लागू हुआ, अन्य नेताओं पे लागू हुआ, प्रधानमंत्री जी पे लागू होगा 75 साल में? सुधांशु जी आप ये कह रहे हो चैनल पे बैठ के, आज बताइए, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे ना 75 होने के बाद? अब देखिए अंजना जी, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं मेरे भाई, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं पड़ रहा है के बाद अब कुलदीप जी अब बदहवासी के उसमें जाते हुए अब घुमाइए मत, हर प्रश्न के ऊपर मुद्दा बदलते चले जा रहे हैं। हर प्रश्न के आधार पे घुमाइए क्यों नहीं? आपसे तो मैंने सीधा सवाल पूछा था मेरे भाई कि दो लोगों के लिए अलग अलग नियम क्यों थे। आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि केजरीवाल जी ने कहा कि यह आरोप झूठा था मगर इस्तीफा देने लायक नहीं था, मगर मनीष सिसोदिया ने कहा कि आरोप झूठा था मगर इस्तीफा देने लायक था। ठीक है मेरे भाई, मैंने तो एक साथ चलिए, एक की सत्ता आई है, एक की सत्ता गई है, ये दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन आलोक जी, आप लोगों के दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है? रामलीला मैदान फिर से सज रहा है, तैयारी हो रही है, लगातार वहां पर केजरीवाल साहब 3 बार सीएम बने, जिन्होंने आपकी सरकार को यहां पर गिराया, केंद्र में भी बहुत डैमेज किया, और उनकी सरकार वहां बनी, आपने उनका साथ भी निभाया, उनकी सरकार बनवा दी 13 में, फिर अब भी फिर सज रहा है रामलीला मैदान। लेकिन अब बीजेपी वाले शपथ लेने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि रामलीला मैदान सजे, नई सरकार मिले, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब केजरीवाल जी आए थे तो इससे भी ज्यादा भव्यता से सजा था। उसके बाद दिल्ली को क्या मिला? चाहे यमुना हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे टूटी सड़कें हो, चाहे सीवर की हालत खराब हो, चाहे वाटर लॉगिंग हो, यही सब दिल्ली को मिला। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, सरकार आई है आपकी, आप खूब अच्छे से सरकार को चलाइए। और हमने तमाम समस्याओं के लिए हमेशा दोनों पार्टियों को बराबर का दोषी ठहराया है। अगर पॉलिसी शराब घोटाला करने में पॉलिसी केजरीवाल जी लेकर आए तो अप्रूवल बीजेपी के एलजी ने दी और बीजेपी के तमाम कॉर्पोरेटर्स ने दुकान खोलने की परमिशन दी। अभी कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका में बहुत बिजी थे, वहां पर टैक्स लेकर आए हैं 25 से 30% मैक्सिमम आइटम्स पर। ब्रिक्स के लिए क्या क्या सुनकर आए हैं। और हमने तो देखा कि एलन मस्क के बच्चे भी मोदी जी के साथ खेल रहे थे। तो आज ये विषय नहीं है कि आप अमेरिका में हैं या कहाँ हैं। आज तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सब चीजें हैं। क्या 10 दिन आपको वहां पर 10 मिनट लगने थे किसी का फैसला करना है नहीं करना है? और अब तो आए भी कई दिन हो गए हैं। क्या ये कह रहे हैं कि दिल्ली साफ कर देंगे हम?
मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, कानपुर साफ हो गया? कानपुर की हवा साफ हो गई, गाजियाबाद की साफ हो गई, गुड़गांव की साफ हो गई, सोनीपत की साफ हो गई। दिक्कत हमें यह है कि ये डमी मुख्यमंत्री बैठाते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पूरे देश में से मैक्सिमम लोगों को नहीं नाम पता होगा। छत्तीसगढ़ के साय साहब का तो पता है, पूरा नाम नहीं पता होगा। और ये मैं कह रहा हूं बार बार, सुधांशु जी पर्ची मेरे पास छोड़ गए, इस पर्ची पे मुख्यमंत्री का नाम लिखा है। ये तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाते हैं, जाके स्टेज पे पर्ची खुलती है। अब इनके ये भी डेमोक्रेसी की बात करने लगते हैं। भाई वहां पर राजस्थान में जब पर्ची खुली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सॉरी उनकी जो बुआ जी हैं, उनके सामने जब डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने पर्ची खोली थी, तो क्या विधायकों की राय ली गई थी? सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए। दल की बैठक ही नहीं में क्या हाल है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। 10 दिन से क्या विधायक दल की बैठक हुई है आपकी? सुधांशु जी कहना चाहता हूं, मैंने प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे का आधिकारिक कारण बताया, दिल्ली में विलंब में, और ये उसका मजाक उड़ाने लगे। तो मैं आलोक जी को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां से तो तहव्वुर राणा को, यानी एक आतंकवाद के आरोपी को सजा इंश्योर करवा के लाए हैं। और राजीव गांधी गए थे 1985 में, तो दर्शकों को न याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक अपराधी जो अमेरिका की जेल में बंद था, जिसका नाम था आदिल शहरयार, जो कि राजीव गांधी जी का दोस्त था, उसकी सजा माफ करवा के लाए थे अपने साथ। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि एंडरसन को भगाने के एवज में राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को लेके आए। इसका मतलब आप अपराधियों को बचा के लेके आए थे, और मोदी जी अपराधी और आतंकवादी को सजाए याफ्ता करवा के लेके आए हैं। कम से कम इस पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं लाखों दर्शकों से कहूंगा, अपना अपना मोबाइल खोलिए और जाके देखिए, तब समझ में आएगा कि सच क्या है और ये लोग जो झूठ और नफरत का कारोबार करते हैं वो क्या है। कौन कौन से लोग गए हैं भागकर यहाँ पर छोड़कर? क्या उनमें से किसी को आपने बुला लिया? चलिए एक बार एमसीडी की भी स्थिति देखते हैं, एमसीडी की भी स्थिति देखते हैं, जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप अब बोले इस पर कुलदीप जी, क्योंकि अगर आपके 3 पार्षद, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद 15 फरवरी को आम आदमी पार्टी के चले गए हैं बीजेपी में, तो ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। एक बार पूरा जो समीकरण है वो आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एमसीडी में दिल्ली नगर निगम में 250 पार्षद हैं। फिलहाल एमसीडी में 238 पार्षद बचे हैं, क्योंकि 11 पार्षद विधायक बन गए, 1 सांसद बन चुके हैं। मेयर चुनाव में दिल्ली के सभी 10 सांसद और 14 विधायक भी वोटर हैं, और दिल्ली में बीजेपी के 7 लोकसभा और आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा वाले सांसद हैं, वो भी वोटर हैं। 14 विधायक भी वोटर हैं, जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं। 15 फरवरी को आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब अप्रैल 2025 में मेयर का चुनाव होना है। नवंबर 2024 में हुआ था, तब 263 वोट डाले गए थे, जिसमें आपको 133 और बीजेपी को 130 वोट मिले थे। 2 वोट अवैध घोषित हो गए थे। अब 3 आप पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से एमसीडी में भी बीजेपी का बहुमत हो गया है। ये आपके लिए चिंता की बात है कि नहीं है? हर जगह से हाथ से सब कुछ फिसल रहा है कुलदीप जी। देखिए अंजना जी, दिल्ली के लोगों ने तो मैंडेट हमें दिया था। भारतीय जनता पार्टी चोरी से, छुपके से, डरा के, धमका के, ईडी का, सीबीआई का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश में करने का काम करे। दिल्ली के चुनावों में भी इन लोगों ने कैसे वोटों को कटवाया, कैसे वोटों को जुड़वाया, कैसे वोटों को हमारे नेता कांग्रेस की तरह नहीं है, हमारे नेता लालच प्रूफ है, लालच प्रूफ है, आप लोग कहते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली पार्टी थी ना सर। अंजना जी, जब किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ईडी और सीबीआई से डराया जाएगा, जब सारी एजेंसियां भाजपा में शामिल होकर काम करेंगी तो नतीजा यही होता है। दूसरी बात ये, हमें दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया था एमसीडी के अंदर, हमने 2 वर्षों में एमसीडी का जो कूड़ा था साफ करने का काम किया। और दिल्ली के अंदर बता दूं आपको कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक रहती थी। 2 साल से एमसीडी के कर्मचारियों को 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक उनके खाते में सैलरी देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, क्योंकि ईमानदार सरकार हमने चलाने का काम किया। दिल्ली का बजट 33,000 करोड़ रुपए था और 70,000 करोड़ रुपए लाके हमने खड़ा करने का काम किया, क्योंकि ईमानदार सरकार दिल्ली में चल रही थी और एमसीडी में चल रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस धर्रे में चल रही है, तो उसमें भी चुनाव होगा तो सामने आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो नतीजे होंगे सबको स्वीकार्य होंगे, जनता के सामने होंगे। और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने हमें मौका दिया है तो एमसीडी सरकार चला रहे हैं हम लोग।
रामलीला मैदान में रासलीला की तैयारी है। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक, 20 को ही नाम पता चलेगा या उससे पहले कुछ हिंट विंट देने की स्थिति में हैं आप लोग? और जिन सवालों पर वो घेर रहे हैं वो कह रहे हैं उनके लोगों को आप लोग अभी भी एमसीडी में भी अपनी तरफ कर रहे हैं ईडी सीबीआई के दम पर। अंजना जी मुझे एक 10 सेकंड और समझ में नहीं आता है कि मेरे इन पार्टियों को कौन सा महारत हासिल है जो अपने नेताओं को कमजोर और खुद ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, बिकाऊ, कमजोर, जाने क्या क्या कहने का प्रयास करने लगते हैं। अरे मान्यवर, अगर हिम्मत होती है, अगर सिद्धांतों पे खड़े हुए, हम लोगों के जमाने में हम विपक्ष में सबसे लंबे समय तक रहे हैं। हमारे कितने लोगों को किसी ने तोड़ दिया, इमरजेंसी के दौर में जेल में डाले गए, लोगों को यातनाएं दी गई, नाखून निकाले गए। राम मंदिर आंदोलन के समय में कितने लोग जेल में रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, होता क्या है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्या होता है जब वो लोग आए सिद्धांतों के आधार के ऊपर और उन्हें दिखाई पड़ता है कि केजरीवाल जी आए थे, वक्त कितने की इजाजत देता है, लेकिन दिल्ली में अभी सरकार का इंतजार है और 10 दिन बाद भी हाथ खाली है। देखिए 19 और 20 की तारीख तय की गई है। हमारी नजर रहेगी, देखते रहिए आज।